हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन को करने वाले हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कुल मिलाकर के 29 क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों का लास्ट टॉपिक था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण से आगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो ये रहा हम लोग का गोलीय दर्पण। ठीक है, इस तरह से ये गोलीय दर्पण है और इसमें यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया गया है। तो इधर वाला एक क्या हुआ, दर्पण निकाल करके यहाँ रखा गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ वाला एरिया ये रहा। इसका देखिए अंदर की ओर से क्या हुआ, कलर किया हुआ है। तो अंदर की ओर से जो कलर किया हुआ है इसको बोलेंगे रजतित सतह। रजतित मतलब रंगना। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ है इस तरफ जो उभरा हुआ है इस प्रकार से ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे होता है ना, हम लोग आईना देखते हैं तो उसमें जहाँ फेस वगैरह देखते हैं तो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह जो चमकता है। तो ये जो दर्पण है इसका देखिए परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब उसके बाद बात करते हैं सेकेंड वाला पार्ट में। देखिए यहाँ से यहाँ तक कट करने के बाद इधर वाला एरिया, ठीक है, इधर वाला एरिया को कट करके यहाँ रखा गया है। इसका बाहर से कलर किया हुआ है। तो इधर से कलर किया हुआ है ना, इसको बोलेंगे रजतित सतह। और इसका देखिए ये वाला सतह जो रहा इधर वाला एरिया, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह बोलेंगे इसको। तो इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और ये दर्पण जो था इसका परावर्तक सतह क्या था, बाहर की ओर निकला हुआ था। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण का देखिए दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये गोलीय दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और यहाँ से यहाँ तक कट करने के बाद ये वाला जो एरिया हमें प्राप्त होता है यहाँ ऐसे, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। चलिए आगे इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा से बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा से बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए इस प्रकार का ये रहा है ना, ये किसी खोखले गोले का हिस्सा से बना है, इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। इस टाइप के जितने भी दर्पण हैं क्या बोलेंगे, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। अच्छा आगे समझते हैं जो गोलीय दर्पण होता है। देखिए ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, इसका प्रकार का बात करें तो दो प्रकार अभी हमने आपको बताया था। गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, इसमें ये वाला काट करके ये वाला अगर निकाल दिया जाए तो इसका परावर्तक सतह क्या हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ उत्तल दर्पण। और ये वाला एरिया अगर काट ले, अगर इस तरह से कर दे तो इसका परावर्तक सतह क्या हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे अवतल दर्पण। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है इसका दो प्रकार होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक उत्तल दर्पण दूसरा अवतल दर्पण। अब आगे डेफिनेशन का अगर बात करें, चलिए आइए आगे समझते हैं इसका डेफिनेशन कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन बनता है ना कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए यहाँ अवतल दर्पण का चित्र बनाया गया है। देखिए इस टाइप का ये दर्पण रहा, इसका देखिए परावर्तक सतह क्या हुआ, ये बाहर से क्या हुआ, रजतित किया हुआ, कलर किया हुआ, लेकिन इसका परावर्तक सतह तो अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ रहे। देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इस टाइप के दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा,
इस तरह से अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए इसको गोलीय दर्पण से लिंक कराया जा रहा है क्योंकि ये उत्तल और उत्तल दर्पण कहाँ से निकला, गोलीय दर्पण से निकला, इसलिए बोलेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे, इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ इसका चित्र बनाया गया है, ये इस तरह से है, इस तरह से अंदर से कलर किया हुआ, इसका परावर्तक सतह, ये वाला परावर्तक सतह क्या हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ है, मतलब ये उत्तल दर्पण हुआ। तो हमने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का दो प्रकार, क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल मतलब उठा हुआ रहे, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ रहे, उभरा हुआ रहे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या पढ़े, अवतल ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। देखिए ये हम लोगों का रहा उत्तल दर्पण, ठीक है, ठीक, और ये बाहर की ओर से कलर किया हुआ इस तरह से रजतित सतह। तो उत्तल दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है ना, इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र इसको बोलेंगे, केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे। केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का भाग होता है, और उस गोला को जहाँ से हम लोग बैठाते हैं, जैसे प्रकार अगर बैठाएंगे तो यहाँ बैठा करके इस तरह से फाड़ेंगे ना, ठीक है, तो गोलीय दर्पण का जो अवतल दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण का भाग होता है, और गोलीय दर्पण का जो केंद्रक होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र यानी C। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा ध्रुव और ये वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है ये ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, इस सरल रेखा को बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए उसके आगे समझते हैं कि ये मुख्य अक्ष रहा, इसके समांतर हमने प्रकाश का किरण लिया, ले ये आपतित किरण है, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये जो है ना मुख्य अक्ष को काटते हुए निकल गया। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, और एक किरण लिए दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष को काटते हुए निकला, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट किया ना उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, चलिए फोकस समझ गया। तो देखिए ये जो ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच का ये जो दूरी है, इस दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। ठीक है, ये आपसे डेफिनेशन का पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ध्रुव और फोकस को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को जो है ना फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं, और एग्जाम में पूछा जा सकता है ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बीच का जो दूरी होता है, ये बीच का जो बिंदु होता है उसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब वक्रता केंद्र के बारे में पूछें तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि ये जो अवतल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के लिए याद रखिएगा कि ध्रुव और केंद्र को ये जो मिलाने वाली सरल रेखा है यानी सीधी रेखा है, इस सरल रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके आगे बात करते हैं। इसका फिर आगे आपको डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है ध्रुव, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण है उसका जो मध्य भाग होगा, बीच वाला भाग होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव को याद रखिएगा P से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये हम लोग का क्या रहा, गोलीय दर्पण रहा, इसका ये जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। ठीक है, जिसे P से सूचित करते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, तो गोलीय दर्पण का जो मध्य वाला भाग है उस मध्य वाला ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं।
ठीक है। चलिए उसके अगला बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी बोलते हैं। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसे कैसे सूचित करते हैं, सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप इसको चित्र के साथ देखिए, क्या पॉइंट है हम लोग का, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ना। देखिए ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो हम लोग का है, तो ये अवतल दर्पण किसका भाग होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है। ये जो अवतल दर्पण है ये गोलीय दर्पण का भाग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है ना, इस वाले केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो अवतल दर्पण होता है इसे लिखेंगे, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना लिखना है आपको। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, मतलब गोलीय दर्पण का ध्रुव मतलब P और वक्रता केंद्र मतलब C को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। समझिएगा यहाँ ये हम लोग का गोलीय दर्पण रहा, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, समझिएगा गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये जो मिलाने वाली सरल रेखा है, इसी सरल रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिलाने वाली ये जो सरल रेखा है, इसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है चौथा है फोकस, ठीक है। फोकस किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु को काटती है उसे, उस बिंदु का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं और उसे एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटा ना, इसी वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यही चीज़ यहाँ लिखा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर, ये गोलीय दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष के, ये वाला मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मतलब आया, टकराया और परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, ये वाला बिंदु पर काटा, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, उसका फोकस कहेंगे। और इसे हम लोग कैसे एफ से सूचित करते हैं, आइए यहाँ और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए ये क्या है, हम लोग का गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इससे समांतर आया प्रकाश का किरण, दर्पण से टकराया और परावर्तन कैसे होगा, मुख्य अक्ष को काटते हुए। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा ना, इस वाले बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और इसे कैसे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव मतलब P और वक्रता केंद्र मतलब C को मिलाने वाली रेखा को की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसे R से सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा, जैसे ये हम लोग का गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, गोलीय दर्पण है, और ये रहा हम लोग का P, ठीक है, ये P का मान रहा और ये
सी का मान रहा। तो ये P और C के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए यहाँ ज़रूर देखें। तो देखिए जैसे कि ये हम लोग का गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण का ये क्या ध्रुव है, यानी कि P है, और ये C है, मतलब वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ये जो दूरी है, ठीक है, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र की ये जो बीच की दूरी है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, इसी दूरी को त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, दर्पण के ध्रुव मतलब P तथा फोकस मतलब F, यानी P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P और F यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, और इसे हम लोग क्या करते हैं, F से सूचित करते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, ये हम लोग का दर्पण रहा ना, ये दर्पण का क्या हुआ, ध्रुव यानी P रहा, और ये F रहा। ठीक है, तो P और F के ये जो बीच की दूरी है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो दर्पण के, याद रखिएगा कि दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की ये जो दूरी होती है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो ये रहा हम लोग का एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रहा हम लोग का क्या, उत्तल दर्पण। इसका देखिए अंदर से क्या है, कलर किया हुआ है, मतलब रजतित सतह है। अगर अंदर से कलर किया हुआ है, इसका मतलब इसका परावर्तक सतह कहाँ होगा, बाहर तरफ होगा, है ना। जहाँ हम लोग फेस वगैरह देखते हैं कहाँ रहेगा, बाहर तरफ रहेगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक, तो उत्तल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, ये फोकस दूरी है, ये केंद्र है, इधर होगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, फोकस दूरी और केंद्र, तो ये मुख्य अक्ष है। इसके समांतर हमने क्या किया, प्रकाश का किरण लिया। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद जो है ना, इधर से निकल गया। ठीक है, तो और एक हमने प्रकाश का किरण लिया, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए ना, तो और एक किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए याद रखिएगा दो किरण चाहिए। तो एक किरण लिए हम मुख्य अक्ष से समांतर, तो ये इधर निकल गया। ठीक है, तो और एक फिर से प्रकाश का किरण लिए, ये दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आया, दर्पण से टकराया, और ये इधर निकल गया। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये दोनों कभी किरण मिलने वाला है, आपस में कभी नहीं मिलेगा। ये तो इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा, तो ये दोनों कभी भी आपस में वास्तव में कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कल्पना किया गया कि ये अगर उधर नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से कल्पना किए कि यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इधर कट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ रहेगा, तो उसको क्या दिखेगा कि यहाँ इधर, और इसको यहाँ लगेगा कि यहाँ एक दूसरे कट कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना एक्चुअल में बना नहीं। देखिए एक्चुअल में आपतित किरण ये हुआ, टकराया, इधर से परावर्तन हो गया, ये आया, टकराया, इधर से निकल गया। तो ये वास्तव में एक दूसरे को कभी कट करने वाले नहीं हैं। तो हमने एक कल्पना किया कि यहाँ से ये इधर निकलेगा और यहाँ से इधर निकलेगा, तो यहाँ एक दूसरे को कट कर दिया ना, तो यहाँ इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब बन गया। यानी कि समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है तो उसको लगेगा कि ये वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से देखेगा तो लगेगा वस्तु यहाँ पे है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब एक्चुअल में कभी नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये जो यहाँ से टकराने का इधर निकल रहा है ना, इधर निकल रहा है। वास्तविक ये जो परावर्तन किरण है, वास्तविक जो किरण है, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं कट करेगा। बस एक अनुमान कर लिए कि यहाँ कटेगा। ठीक है, तो ये अनुमान किए, देखिए डॉट डॉट मारा हुआ है, मतलब अनुमान किए। ठीक है, तो अनुमान किए, तो यहाँ क्या हुआ, कट कर रहा है, तो यहाँ इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हुआ, प्रतिबिंब किस प्रकार का बना। ठीक है, अब इसका प्रकृति के बारे में देखिए यहाँ, कि अगर बात करें इसमें प्रतिबिंब किस टाइप का बना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक बना। कैसे काल्पनिक, तो देखिए प्रतिबिंब जो है ना वास्तव में नहीं ना बना, ये किरण इधर निकल गया, इधर निकल गया,
तो जो परावर्तित किरण है एक दूसरे को आपस में कहीं कट करेगा, नहीं करेगा। ये तो इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, कहीं नहीं कट करने वाला है। तो हमने एक अनुमान किया, कल्पना किया, कल्पना करके इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना दिया। तो ये क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना एक। दूसरा बात यह है कि प्रतिबिंब जो है ना उल्टा बन रहा है। कैसे उल्टा, देखिए प्रतिबिंब तो इधर बनना चाहिए है ना, लेकिन ये क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना ना, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए अब हम लोग को दिया है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण पर सिद्ध करें कि F बराबर R/2। यानी अवतल दर्पण पर आपको सिद्ध करना है कि जो फोकस दूरी F होता है, यानी ये फोकस दूरी जो होता है वो R/2 यानी कि त्रिज्या का आधा होता है। देखिए इसको अच्छी तरह से हम क्या करते हैं कि आपको बोर्ड में समझाते हैं। ठीक है, इसको हम बोर्ड से F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ना, हम आपको बोर्ड में अच्छी तरह से समझाते हैं एक दिन। ठीक है, तो इसके मैं इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम में दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा आप लोगों को बोर्ड में। फिलहाल क्या करता हूँ, F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र और एक आवर्धन वाला, ठीक है, जहाँ कैलकुलेशन वाला है ना, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी फिलहाल पेंडिंग में रहने दो। चलिए हाँ, अगर आप लोग को नोट बनाना हो तो इसका दिखा देते हैं, आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ आगे ये रहा। चलिए ठीक, और आगे का हो गया, और आगे का ले लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। देखिए एग्जाम में जो है ना, यहाँ से आपका 2 नंबर पूछता है हर एक साल, गोलीय दर्पण पर किरण आरेख की बनावट। देखिए गोलीय दर्पण जब हम लोग किरण आरेख बनाएंगे तो किरण कैसा बनेगा उसके लिए डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है और प्रकाश की किरण किस प्रकार आ रहा है। देखिए गोलीय दर्पण पर किरण आरेख का बनावट किस प्रकार होगा, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इसमें पहला नियम क्या है, किरण आरेख का बनावट के लिए पहला नियम क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। जब कोई भी प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है और वह दर्पण से टकराने या कैसे निकलता है, फोकस से निकलता है। देखिए तो गोलीय दर्पण का जो किरण आरेख है, ये पहला नियम है। ये हम लोग का क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, जैसे कि हमने इससे पहले बताया था। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर क्या किया, हमने प्रकाश का किरण लिया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष को काटते हुए निकला। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से कैसे निकला, फोकस से निकल गया। तो याद रखिएगा कि पहला कंडीशन क्या है, जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो दर्पण से टकराने कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। तो पहला कंडीशन याद रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो वो दर्पण से टकराने या कैसे निकलेगा, फोकस को काटते हुए निकलेगा। ये गोलीय दर्पण का नियम है पहला। ठीक है, गोलीय दर्पण का पहला नियम क्या है कि जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ठीक है, दूसरा नियम समझते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आए, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर जाती है। देखिए यहाँ क्या हुआ, ये भी हम लोग का क्या है, दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अब पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो दर्पण से कैसे परावर्तित होता है, फोकस से। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा कंडीशन है कि ये जब भी कोई प्रकाश का किरण क्या होगा, हम अगर फोकस से भेजेगा, जब भी कोई प्रकाश का किरण अगर फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे निकलेगा, मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन, जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो परावर्तन होता है कैसे, जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो वो फोकस से निकलेगा। ठीक है, परावर्तन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी कोई प्रकाश का किरण फोकस से होकर के आएगा तो निकलेगा कैसे, मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगा, यानी ऑपोजिट है। ठीक है, तीसरा नियम समझिए।
देखिए तीसरा नियम क्या है, ध्रुव पर आती प्रकाश की किरणें, यानी अगर प्रकाश का किरण डायरेक्ट ध्रुव पर आता है तो जितनी डिग्री का कोण बना करके आती है उतनी ही डिग्री का कोण बना करके क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश का किरण ध्रुव पर आकर के पड़ती है तो जितना डिग्री का कोण बना करके आती है उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित होती है। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या है, दर्पण है, ठीक है। और ये प्रकाश का किरण क्या हुआ, डायरेक्ट ध्रुव पर आया, ध्रुव पर आया डायरेक्ट, जितना डिग्री का कोण बना करके आया उतना ही डिग्री का कोण बना करके निकल गया। देखिए ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ देखो जितना डिग्री का कोण आपतन कोण हुआ उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरा नियम क्या है गोलीय दर्पण का, जब भी कोई प्रकाश का किरण डायरेक्ट ध्रुव पर आकर के पड़ेगा तो जितना डिग्री का कोण बना करके आता है उतना ही डिग्री का कोण बना करके क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए दर्पण का चौथा नियम समझते हैं। देखिए चौथा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए, अब क्या कर रहे हैं, किरण को कहाँ मार रहे हैं, वक्रता केंद्र से। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद 90 डिग्री का कोण बना करके परावर्तित होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री का, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए, वक्रता केंद्र से यानी सी से आए, तो वो क्या होगा, परावर्तन के बाद 90 डिग्री का कोण बना करके निकल जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे ये हम लोग का रहा गोलीय दर्पण, ठीक है, और ये हम लोग का क्या हुआ, ध्रुव रहा, ये फोकस रहा, ये वक्रता केंद्र रहा। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र से लाइट आया, दर्पण से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तन भी इसी माध्यम से हो गया 90 डिग्री का कोण बना करके। तो इसमें क्या हुआ, एंगल आई और एंगल आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हुआ, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी गोलीय दर्पण में प्रकाश का किरण केंद्र से आता है तो 90 डिग्री का कोण बना करके परावर्तित होगा। ऐसा क्यों होता है, तो नियम समझिए। ये गोलीय दर्पण क्या है, ये जो गोलीय दर्पण है किसी खोखले गोले का भाग, अब ये क्या है, इसका सेंट्रल पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है। अब यहाँ से अगर हम भेजेंगे तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इधर से भी अगर भेजेंगे विषय तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ गोलीय दर्पण में अगर केंद्र से प्रकाश का आपतन होता है, अगर प्रकाश की किरण केंद्र से आता है तो वो परावर्तित कैसे होता है, 90 डिग्री का कोण बना करके होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, गोलीय दर्पण का चौथा नियम पढ़ा, ठीक। तो गोलीय दर्पण का 4 नियम पढ़े, चारों नियम को एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का पहला नियम हम क्या पढ़े, गोलीय दर्पण का पहला नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के निकलता है। यह पहला नियम था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटते हुए निकलेगा, यानी मुख्य अक्ष से फोकस से निकलता है। समझिए पहला नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वह फोकस से होकर के निकलती है, ठीक है। अब दूसरा नंबर कंडीशन समझिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे निकलता है, मुख्य अक्ष से समांतर निकलता है। मतलब अगर फोकस से आए तो मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगा, मुख्य अक्ष से समांतर आए तो फोकस से निकलेगा। याद रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो फोकस से होकर निकलेगा, और फोकस से होकर के आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन हम लोग क्या किए कि तीसरा कंडीशन हम लोग का क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है ना किरण को डायरेक्ट हम लोग क्या किए, ध्रुव पर डाले। जब भी प्रकाश का किरण डायरेक्ट ध्रुव पर आता है तो जितना डिग्री का कोण बना करके आया उतना ही डिग्री का कोण बना करके निकलेगा, ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आकर के पड़ती है तो जितना डिग्री का कोण बना करके आती है उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा नियम हमने पढ़ा कि यदि कोई प्रकाश का किरण, ठीक है, यदि कोई प्रकाश का किरण केंद्र से होकर के आती है तो जितना डिग्री केंद्र से होकर के अगर आती है तो 90 डिग्री का कोण बना करके क्या होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। ये 4 नियम पढ़ा गोलीय दर्पण में। अब आगे की बात करते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी कंडीशन नंबर 1 क्या है कि कंडीशन नंबर 1 है जब वस्तु को P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस,
ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो देखिए किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को देखिए ये हम लोग का दर्पण रहा, ठीक है, और इसमें ये हम लोग का P है यानी कि ध्रुव है, और ये फोकस है और ये केंद्र है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को क्या कर रहे हैं, ध्रुव और फोकस इन दोनों के देखिए कहीं ना कहीं हम बीच में रख देते हैं। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो ये आपतित किरण आया, दर्पण से टकराया और इधर क्या हुआ, फोकस से होकर के निकल गया। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रकाश की किरण क्या हुआ, दर्पण से टकराया, टकराने इधर निकल गया, फोकस से निकल गया, ठीक है। प्रतिबिंब बनाना तो एक किरण और लेना होगा। दूसरा किरण क्या लिए हम लोग, डायरेक्ट क्या किए, ध्रुव पर लिए। डायरेक्ट ध्रुव पर लिए तो जितना डिग्री का कोण बना कर गया उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित हुआ। अब आप ये देखिए कि ये दोनों किरण, ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, कभी एक दूसरे को कहीं कट करेगा, नहीं करेगा। कहीं एक दूसरे को जब कट नहीं करेगा तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो एक अनुमान कर लिए, इधर अनुमान बढ़ा दिए, ये देखिए अनुमान कर दिए कि ये किरण इधर से आ रही है और ये इधर, तो एक दूसरे को यहाँ पे कट किया तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका प्रकृति पूछता है, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति क्या होगा, तो इसमें जब हम प्रकृति क्या हुआ कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे, तो वस्तु इतना ही छोटा है, देखिए प्रतिबिंब तो बड़ा बन गया ना, तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब जो बनता है ना सीधा बनता है। सीधा कैसे, तो ऊपर वाला एरिया में बना ना, नीचे वाला एरिया में तो नहीं बना, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गोलीय अवतल दर्पण पर जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रकृति, मतलब बताना है किस टाइप का प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहला प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना और सीधा बना, ठीक है। प्रतिबिंब काल्पनिक बना क्योंकि कल्पना में बना, वास्तव में नहीं कटा, काल्पनिक बना और सीधा बना। और प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण के पीछे बना, आगे साइड नहीं बना। और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन को समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है, जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है, फोकस पर, देखिए फोकस पर रखी जाती है। ये हम लोग का क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है और ये फोकस है। तो इसको मिला दिए, ठीक। अब वस्तु को क्या करना, फोकस पर रखना। ये रहा फोकस, फोकस पर हम वस्तु रखें, आया, दर्पण से टकराया और फोकस से होकर के निकल गया, ठीक है। प्रतिबिंब के लिए और एक किरण चाहिए तो फिर लिए डायरेक्ट केंद्र पर आया, दर्पण से टकराया, जितना डिग्री का कोण बना कर गया उतना डिग्री का कोण बना करके परावर्तित हुआ। तो देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ फिलहाल नहीं बना है, तो भविष्य में ये दोनों जो है ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। भविष्य में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करने वाला है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा, प्रतिबिंब भविष्य में कहीं ना कहीं बनेगा इसका। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है ना उल्टा बनेगा। कैसे उल्टा, तो देखिए उल्टा बनेगा इसलिए कि ऊपर वाला एरिया में वस्तु तो ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब तो ऊपर नहीं ना बना, नीचे बना, तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा इसका, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। देखिए कल्पना नहीं की, इधर कल्पना नहीं की है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए आइए इसका प्रकृति समझते हैं। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक लेकिन उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर। कहाँ बनेगा, फिक्स नहीं है स्थान, तो अनंत पर बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन समझ लीजिए कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला तीसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं। जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए तीसरा कंडीशन याद रखिए, ये हम लोग का क्या है, दर्पण है, समझिएगा। ये दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है। अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए। वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। तो ये रहा आपतित किरण, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, फोकस से होकर के निकल गया। ठीक है, और एक किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। फिर से हमने क्या किया, जो दूसरा वाली किरण है उसको फोकस से होकर के निकाल दिया। फिर ये दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद इधर मुख्य अक्ष से समांतर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ एक दूसरे को यहाँ पे कट किया ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब इसका प्रकृति बताना है। ठीक है, प्रकृति बताना है, तो प्रकृति कैसा हुआ, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तव में कट किया ना एक दूसरे को, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। लेकिन प्रतिबिंब क्या होना, उल्टा बन गया। उल्टा, उल्टा कहने का मतलब ऊपर वाला एरिया में नहीं बना, ऊपर वाला एरिया में नहीं बना बल्कि नीचे वाला एरिया में बना। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरी बात है कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत और केंद्र के बीच बना। देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब जो बना यहाँ हम लोग का, ये रहा हम लोग का केंद्र। ठीक है, और इधर अनंत, तो अनंत और केंद्र के क्या हुआ, प्रतिबिंब जो बना है अनंत और केंद्र के बीच में बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें अनंत और केंद्र के बीच में बनता है। तो कंडीशन क्या था, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो ऐसे आया प्रकाश का किरण, आने के बाद दर्पण से टकराया, फोकस से निकल गया। फिर इसके बाद दूसरा किरण क्या लिए, फोकस से निकला, फिर मुख्य अक्ष से समांतर निकला। एक दूसरे को जहाँ पर कट किया वहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये वस्तु इतना साइज का है, ये बड़ा बनेगा। ठीक है, आइए इसका प्रकृति समझ लेते हैं। देखो लिखा हुआ जो हमने अभी बोला, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तव बनना, उल्टा दर्पण के नीचे बनना। इसके अलावा दूसरा क्या है, प्रतिबिंब जो बनना अनंत पर बनना, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट का बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र यानी सी पर रखते हैं, तो आइए इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। देखिए ये हम लोग का अवतल दर्पण रहा। अब ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये सी है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को सी पर रख देते हैं। देखो यानी वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो यहाँ से क्या किया, आपतित किरण आया। ठीक है, आपतित किया, दर्पण से टकराया, टकराने क्या हुआ, फोकस से होकर के निकल गया। ठीक है, फोकस से होकर के निकल गया। और एक किरण क्या लिए हम, डायरेक्ट फोकस से लिए, फोकस से लेने के बाद दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष से समांतर निकल गया। तो एक दूसरे को यहाँ पे कट किया ना, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब इसका प्रकृति का बात करें। प्रकृति से पहले एक बार रचना और समझिएगा। ये हम लोग का क्या है, दर्पण है। ठीक है, और ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। ठीक है, ये रहा वस्तु, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो क्या हुआ, ये जैसे हम वक्रता केंद्र पर रखें, चलो एक सेकेंड, हाँ, जब वस्तु को क्या करते हैं, हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। वक्रता केंद्र पर रखे तो यहाँ से प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और फोकस से होकर के निकल गया। ठीक है, और एक प्रकाश का किरण लिए, इसको फोकस से होकर के आया, दर्पण से टकराया और मुख्य अक्ष से समांतर निकल गया। एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए इसका रचना बनाने के लिए बोले कि प्रतिबिंब किस टाइप का बना, तो देखिए प्रतिबिंब किस टाइप का बना। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। वास्तविक इसलिए कर रहे हैं कि वास्तविक प्रकाश का परावर्तन बोला कि दोनों किरण कटाना एक दूसरे को, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, इसके अलावा प्रतिबिंब जो बन रहा है ये उल्टा बन रहा है। उल्टा क्यों कर रहा है, तो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब बना नीचे, तो प्रतिबिंब क्या हुआ, उल्टा बना। और प्रतिबिंब का साइज किस प्रकार का बना, तो वस्तु का जितना साइज है ना उतना ही साइज प्रतिबिंब बना, यानी वस्तु के साइज के बराबर बना। और प्रतिबिंब क्या हुआ, वस्तु के साइज के बराबर तो हुआ ही, इसके अलावा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, केंद्र पर ही बना। वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर बनता है। ठीक है, आइए इसका प्रकृति को और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तव में कट किया है। ठीक, दूसरा है प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
वस्तु तो ऊपर रखा हुआ था लेकिन उसका प्रतिबिंब नीचे बना ना, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, तो वस्तु जितना साइज वस्तु का है उतना ही साइज का क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब केंद्र पर बनता है, देखिए प्रतिबिंब क्या बना, केंद्र पर बना, सी पर ही बना, ठीक है, वस्तु सी पर तो केंद्र पर प्रतिबिंब। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो अगला है हम लोग का टॉपिक, अगला स्टेप है कि जब वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र में यानी सी और अनंत के बीच में रखते हैं। तो जब वस्तु को सी और केंद्र के बीच, केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये रहा हम लोग का दर्पण, ठीक है, ये मुख्य अक्ष रहा, ये ध्रुव, ये फोकस और ये सी, ठीक है, ये सी। अब क्या कर रहे हैं हम, वस्तु को कहाँ रखते हैं, केंद्र वस्तु को एक सेकेंड, जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को क्या कर रहे हैं, केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु को हम केंद्र और अनंत, ये रहा हम लोग का केंद्र और ये यहाँ पे केंद्र होगा, यहाँ नहीं। जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, केंद्र और इधर अनंत के बीच में रख रहे हैं, तो जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो ये रहा हम लोग का आपतित किरण आया, ठीक है, आने या टकराया, टकराने क्या हुआ, इधर से होकर के फोकस से होकर के निकल गया, किरण आया, टकराया और ये फोकस से होकर के क्या हुआ, निकल गया, ठीक। फिर दूसरा किरण लिए, फोकस से होकर के आया, दूसरा किरण जो है ये फोकस से होकर के आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया, ठीक है। तो एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक है। नहीं समझ में, और एक बार समझिए इसको। देखिए जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, जब वस्तु को, ये हम लोग का अवतल दर्पण रहा है, ये ध्रुव, ये फोकस और यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, यहाँ पे केंद्र, उल्टा हो रहा है, एक सेकेंड। जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं ना, तो ये रहा हम लोग का दर्पण, ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा यहाँ पे से होगा सी, ठीक है, यहाँ पे सी, ठीक, ये मुख्य अक्ष है। अभी क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और ये जो अनंत है ना, इसके हम बीच में रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो देखिए यह ऐसे आएगा, प्रकाश का किरण, ये हो गया आपतित किरण, दर्पण से टकराया और क्या हुआ, मुख्य अक्ष से परावर्तित हो गया, ठीक है। अब उसके दूसरा किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। तो एक दूसरे को यहाँ पे कट किया है ना, तो यहाँ पे वस्तु का क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना, ठीक है, यहाँ पे वस्तु का क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना। चलिए इसका प्रकृति का बात करते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक कटने पर बनाना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। दूसरा है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब क्या हुआ, दर्पण के नीचे बना, ऊपर बनना चाहिए तो उल्टा बना। इसके अलावा प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। अगला है प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र और फोकस के बीच में बना, ठीक है। तो याद रखिएगा जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो ऐसे आएगा, फोकस से होकर के निकलेगा, फिर ऐसे आया, फोकस से होकर के निकलेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस और केंद्र के बीच में बना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब वास्तविक बना क्योंकि वास्तविक किरण कटा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से कितना बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। चलिए छठा पॉइंट है, जब वस्तु को अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए यहाँ समझते हैं। देखिए ये हम लोग का दर्पण रहा, ठीक, और ये मुख्य अक्ष रहा, ये पी, ये सी, ठीक है, केंद्र और ये फोकस, ठीक। ये रहा अनंत पर वस्तु रखा हुआ, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर वस्तु रखते हैं तो इस तरह से क्या हुआ, प्रकाश का किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये क्या हुआ, फोकस से होकर के निकल गया, ठीक। अब उसके बाद एक किरण और लिए इस तरफ से ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, दर्पण से टकराया और ये भी फोकस से होकर के निकला। तो ये दोनों किरण आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस में कट कर रहा ना,
इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब फोकस पर बनना है। तो जब भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये हम लोग का, और एक बार समझिएगा, ये दर्पण है, ठीक है, ये वस्तु रहा अनंत पर, ठीक है, अनंत पर वस्तु रहा। तो इधर से प्रकाश का किरण आया, टकराया और ये फोकस से होकर के निकल गया। इधर से फिर से एक अनंत में, इधर से नीचे से एक वस्तु लिए आया, दर्पण से टकराया और ये फोकस से होकर के निकल गया। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, फोकस पर कट किया ना। इसका मतलब फोकस पर इसका क्या हो रहा, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। आइए इसका प्रकृति का बात करते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बना है ना, वास्तविक किरण एक दूसरे को कट किया। कल्पना तो कही नहीं इस तरह से, इधर तो कोई कल्पना नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उसके बाद दूसरा है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, मात्र बिंदु नामा बना, ठीक है, मात्र एक बिंदु नाम का बना। तो वस्तु से बहुत 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 ही ज़्यादा क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, जगह कहाँ है, तो फोकस पर बना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। देखिए हम लोग जो भी कंडीशन पढ़े, जैसे कि 6 कंडीशन अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमने 6 कंडीशन पढ़ा और ये 6 कंडीशन का रिवीजन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, ये पूरे 6 कंडीशन का क्या है, रिवीजन है, ठीक। तो हम लोग क्या किए, एक अवतल दर्पण लिए, ठीक है, इस तरह का ये अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए तो पहला कंडीशन हमने पढ़ा, ये जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो इस तरह से प्रकाश का किरण आता है और ये क्या होता है, फोकस से होकर के निकल जाता है, ठीक है। उस तरह से फिर दूसरा प्रकाश का किरण आया, दूसरा किरण आया और ये कैसे निकलेगा, इधर से निकल गया। तो इसका प्रतिबिंब तो कहीं बनने वाला नहीं है, ये दोनों किरण एक दूसरे को कहीं कट करने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अनुमान किए इस तरह से, तो यहाँ कट किया तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बना। यानी कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और ये कल्पना करके बनता है। ये दोनों वास्तविक किरण है, ये दोनों कहीं कट करने वाला नहीं है, मतलब वास्तव में नहीं कट करता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है और ये जो वस्तु है हमारा उससे बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या था, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं यानी यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन को समझते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, वस्तु और थोड़ा इधर लेकर के आते हैं। देखिए वस्तु को और थोड़ा इधर लेकर के आते हैं, यानी कि अब वस्तु को हम क्या करते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो जब वस्तु को फोकस में रखा जाता है तो कैसे प्रकाश करता है, इस तरह से प्रकाश का किरण आया और ये फोकस से निकल गया, ठीक है। और फिर दूसरा हम क्या किए, प्रकाश का किरण लिए इस तरह से, ठीक है, डायरेक्ट ध्रुव पर आया और ये इधर निकल गया। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। कहाँ में करेगा, अनंत पर करेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों, तो क्योंकि हमने कल्पना नहीं किया है अभी, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा इसलिए बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब ऊपर नहीं बन रहा है, वस्तु ऊपर रखा है, प्रतिबिंब नीचे बनेगा ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। चलिए तो दूसरा कंडीशन हमने जाना कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तीसरा कंडीशन का बात करें तो तीसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा कि जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है। तीसरा कंडीशन हम लोग का क्या था कि जब वस्तु को और थोड़ा खिसका लेते हैं इधर इस तरह से, तो जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। आपतित किरण फोकस से निकल रहा, ठीक है, एक इधर से किरण लिए इधर से निकला। तो जब वस्तु को ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच, यानी यहाँ केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। चलिए
उसके बाद यहाँ था और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को क्या कर रहे हैं, केंद्र से और आगे बढ़ा लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अब वस्तु को सॉरी ये तीसरा नंबर था ना, चौथा नंबर। अब क्या करते हैं, वस्तु को पहले केंद्र और फोकस के बीच में था, अब सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, केंद्र पर लेकर के आ रहे हैं। अब वस्तु को हम केंद्र पर लेकर के आएंगे। यानी कि जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो इस तरह से प्रकाश का किरण आता है, टकराता है, फोकस से होकर के निकलता है। फिर उसी तरह से और एक प्रकाश का किरण आया, इस तरह से निकल गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर बनता है। तो जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी कहाँ बनता है, केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु से सेम दूरी पर बनता है। ठीक, चलिए 5वां नंबर कंडीशन हमने पढ़ा कि जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। और जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने 5वां कंडीशन पढ़ा कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इस तरह से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो ये हमने 5 कंडीशन पढ़ा अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब के निर्माण के। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से प्ले करके जरूर देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हम लोग का कि जो उत्तल दर्पण है इस पर प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखिए ये हम लोग के पास एक उत्तल दर्पण है। ठीक, ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें क्या हुआ, प्रतिबिंब बनाना है। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है और इसमें ये फोकस इधर होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये फोकस है और ये केंद्र है। इसको थोड़ा इधर बढ़ा दिए। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हम यहाँ वस्तु रखे हैं, ये इस तरह से आया, दर्पण से टकराया। ठीक है, तो ये इधर से परावर्तित हो गया। ठीक, और एक किरण लिए प्रकाश और एक किरण लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, ध्रुव पर लिया, तो जितना डिग्री का कोण बना कर गया उतना डिग्री का कोण बना करके निकल गया। अब आप हमें ये बताइए कि ये वाला किरण, ये वाला किरण और ये वाला किरण वास्तव में कभी एक दूसरे को कट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा तो ये नीचे आ रहा। तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करने वाला है। इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि ये दोनों इधर और इधर का कल्पना किए कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर आने का कल्पना किए, तो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया ना। एक दूसरे पर देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कट कर रहा, तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। यानी कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वाला किरण और ये वाला परावर्तित किरण दोनों का नहीं कट किया, बल्कि कल्पना किए तब प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। सीधा इसलिए क्योंकि ऊपर प्रतिबिंब बना, नीचे वाला एरिया में नहीं बना। तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भी है प्रवृत्ति, प्रकृति में क्या, प्रतिबिंब काल्पनिक बना। ठीक है, दर्पण के इस तरह पीछे बना ना, कल्पना करके बना, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे है प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, वस्तु ऊपर था तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ है। ठीक है, याद रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग बताए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग बताए, मतलब अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। पहला, सैलून अथवा नाई के दुकान में आपने देखा होगा कि जो सैलून में जाते हैं ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि पीछे का जो वस्तु है आगे हमको दिखाई दे। तो सैलून में या फिर नाई के, सैलून बोलो या नाई का दुकान बोलो, तो उसमें अवतल दर्पण का जो शीशा लगा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण वाला शीशा लगा हुआ रहता है। दूसरा, सोलर भट्टी में, ठीक है, जो सोलर भट्टी होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे
डॉक्टर के क्लिनिक में मतलब खास तौर पर ये देखने को मिलेगा कि जो कान का डॉक्टर है ना, ठीक है, जो कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, तो उन लोगों का क्लिनिक में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है चौथा, गाड़ियों के हेडलाइट में, जो गाड़ी होता है ना, साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन उसका जो हेडलाइट होता है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। तो हो गया, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होगा? नाई के दुकान में, सोलर भट्टी में, डॉक्टर के क्लिनिक में, इसके अलावा गाड़ियों के हेडलाइट में। तो यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी का जो साइड में मिरर यानी आईना लगा हुआ होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा है, इसका उपयोग गलियों में विस्तृत प्रकाश के रूप में किया जाता है। यानी गलियों में, रोड में जो लाइट वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उसका रोशनी को फैलाने में क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है, उन दोनों के बीच अंतर, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर निम्न है। तो अंतर लिखने के लिए इस तरह से हम लोग कॉपी को दो भागों में बांट देंगे, एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसका अंतर समझते हैं। देखिए, पहला अंतर क्या हुआ कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उसकी भीतरी सतह से होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? उसका भीतरी सतह से होता है। भीतरी सतह से क्यों होता है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है ना, बोलते हैं, हाँ, जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इसलिए अवतल दर्पण पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो भीतरी सतह से होता है। देखिए, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा, इस तरह से लाइट आएगा और इस तरह से होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? भीतरी सतह से होता है। वही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बाहरी सतह से होता है। देखिए, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसमें प्रकाश का ये चमकीले सतह परावर्तक सतह इधर रहता है, तो प्रकाश का परावर्तन इधर, प्रकाश का जो किरण है इधर से आता है और इधर से निकल जाता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, ठीक है, क्योंकि बाहरी सतह इसका क्या रहता है? चमकीला रहता है, ठीक। दूसरा अंतर का बात करते हैं, तो इसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या ऋणात्मक होती है। देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? इस तरह से अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इसका जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये P हो गया और ये F हो गया और ये C हो गया। तो ये F और C, ठीक है, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब इसको ऋणात्मक क्यों कहेंगे? तो देखिए, आगे चल करके हम लोग चिन्ह परिपाटी का नियम समझेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है कि अगर दर्पण से इधर की ओर जा रहे हैं तो माइनस में जाना होता है, इधर की ओर जा रहे हैं तो प्लस में जाना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसे होगा? माइनस में होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? बाएं की ओर है, ठीक है। बायां साइड क्या होता है? दर्पण के बायां साइड ऋणात्मक होता है और दर्पण के दायां साइड क्या होता है? धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है और वक्रता केंद्र होता है वो बायां साइड में होता है। इसलिए अवतल दर्पण का क्या होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। वही अगर बात करें उत्तल दर्पण का, देखिए, उत्तल दर्पण का कुछ इस प्रकार होता है। इसका यहाँ पे रहता है P, यहाँ पे रहता है F और यहाँ पे C, यानी कि इसका क्या होता है? दाहिना साइड होता है, ठीक है, दाहिना साइड होता है, ठीक। तो दाहिना साइड होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसा होगा? तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह दर्पण के इस साइड होता है, ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? इस तरफ होता है, अर्थात ये धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट का बात करते हैं कि इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। यानी अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी वास्तविक होता है
और या आभासी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा आपका काल्पनिक ही बनेगा। आभासी का मतलब काल्पनिक। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं कि इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा या उल्टा होता है। अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी होता है या उल्टा भी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, फोकस और क्या बोलता है, ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण पर दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक बनता है। तो वही बात यहाँ है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, यानी कि सीधा उल्टा दोनों बनता है इसका। ठीक, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक, अच्छा, चिन्ह परिपाटी का नियम समझ लो। उसके बाद वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण अब जो है ना यहाँ बंद कर देंगे। अभी हम लोग का बहुत चीज़ और भी पढ़ना बाकी है, देख लेते हैं कितना है, नहीं कितना है। तो ये बराबर r/2 दर्पण सूत्र तो पढ़ेंगे हम लोग बोर्ड में, इसके अलावा और कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। बस ये लास्ट है। ठीक है, चलो कंप्लीट कर देते हैं थ्योरी आज। देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम याद रखिएगा, आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम, देखिए सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है कि जो दर्पण होता है, दर्पण में जितना भी दूरी मापते हैं ना वो क्या से मापा जाता है, ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव से। दूसरा है दर्पण से बाई और दूरी माइनस में होती है। देखिए समझिएगा, जैसे कि ये हम लोग का दर्पण रहा। ठीक है, यह है ना, यहाँ इस तरह से ये दर्पण है। ठीक, इस तरह से यहाँ दर्पण दिया हुआ है हमें, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो ये हम लोग के पास क्या है, दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पॉइंट है कि सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। देखिए जितना भी दूरी होगा ना, जितना भी दूरी होगा ये सारा ध्रुव। जैसे मान लो कि फोकस दूरी मापना है तो क्या इसे बोलेंगे, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, और त्रिज्या मापना है तो ध्रुव से केंद्र की दूरी। यानी कि सारा जितना भी दूरी मापते हैं वो कहाँ से मापा जाता है, वो हम लोग का ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दर्पण से बाई और दूरी माइनस में होती है। ये रहा दर्पण। ठीक है, इससे बायां साइड अगर दूरी जाएंगे तो बायां साइड का दूरी क्या होगा, ये हम लोग का माइनस में होगा। ठीक, आगे है दर्पण से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। ये दर्पण से दाईं ओर जाएंगे तो दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो याद रखिएगा कि जो दर्पण है, दर्पण के दाईं ओर दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण से बाईं ओर की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, दर्पण से दाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दर्पण से बाईं ओर की दूरी धनात्मक। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि जो दर्पण हमें है, दर्पण से अगर इधर आएंगे बायां साइड तो क्या हुआ, माइनस, और दर्पण से बायां साइड जाएंगे तो प्लस। ठीक, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। चलिए अब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट का, कि मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी क्या होती है, प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी क्या होती है, प्लस में बनती है। देखिए ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके ऊपर का अगर बात करें तो ऊपर में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। उसी तरह से अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। अब आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष के नीचे दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। 2 बार लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, और एक बार समझिए चिन्ह परिपाटी को, ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए। देखिए ये हम लोग का क्या रहा, दर्पण रहा। ठीक है, तो दर्पण के इधर अगर दूरी मापा जाए तो क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि दर्पण से इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में, और ये दर्पण से अगर इधर जाएंगे तो प्लस में। ठीक है, आपको ये बात याद आ गया कि दर्पण से अगर बायां साइड जाते हैं तो जो दूरी होता है वो माइनस में होता है। दर्पण से अगर दाहिना साइड जाएंगे तो दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दर्पण से इधर वाला एरिया माइनस में, दर्पण से इधर प्लस में। ठीक है, चलिए उसके दूसरा समझिएगा कि दर्पण से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। दर्पण से अगर नीचे जाएंगे तो
माइनस में होगा। ठीक है, तो दर्पण से ऊपर प्लस में, दर्पण से नीचे माइनस में। ठीक, यही तो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, इधर आएंगे तो माइनस में, इधर आएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी का नियम रहा। अब इसके बाद है आवर्धन का नियम। ठीक है, तो आवर्धन का जो है ना, इसमें भी थोड़ा सिद्ध करना है। ठीक, तो हम इसका डेफिनेशन सिर्फ बता देते हैं। तो सिद्ध करने के लिए जैसे 3 चीज़ रह गया आपका, ये बराबर r/2। ठीक है, इसके अलावा आवर्धन का नियम और एक क्या था, दर्पण सूत्र। तो ये सिद्ध करने वाला जो काम है ना, हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें अलग अलग डाल देंगे कि ये बराबर r/2 वीडियो अलग बना देंगे आपको। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो। और दर्पण सूत्र का अलग बना देंगे, वो भी बोर्ड में। ठीक है, अच्छी तरह से समझा करके। ठीक, इसका आवर्धन का थ्योरी हम लोग कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आवर्धन क्या है, इसके व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करना मतलब उसको सिद्ध करना होता है। ठीक है, अभी हम लोग इतना जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है, इसका व्यंजक प्राप्त करने का काम बोर्ड में हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा, यानी कि ये समझ लो ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन। और आवर्धन को याद रखिएगा कि कैसे सूचित करते हैं, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। जो आवर्धन होता है स्मॉल m से सूचित करते हैं। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात है, इसी अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि m = h/h। ठीक, या फिर इसी को लिखा जा सकता है m = hi/h0। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद जो भी आवर्धन को सिद्ध करना है और दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, तो इसके लिए 3 चीज़ रह गया आपका इस चैप्टर में, एक दर्पण सूत्र, आवर्धन और f बराबर r/2। तो इसी का जो है ना सॉल्यूशन है, थोड़ा बोर्ड में समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को ऐसे शायद कम समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हम लोग का जो भी ये चैप्टर का जो भी थ्योरी होता है, सारा चीज़ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाया था, 20 मिनट 25 मिनट का दो पार्ट बना था। इसके अलावा ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी रहा ना सिद्ध करने वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे और आपको वो सारा चीज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में सारा सिलेबस मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।